बोले गहलोत ने अपराध भ्रष्टाचार में किया विकास, हम बदलेंगे तस्वीर। हरियाणा में 10 माह बाद होंगे विधानसभा चुनाव, मैदान में उतरने की तैयारी में मुख्यमंत्री की टीम। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा, सोशल मीडिया पर बीजेपी हुई राममय। पनौती वाले बयान को लेकर चुनाव आयोग के नोटिस पर राहुल को मिला सुप्रिया सुले का साथ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद सुप्रिया सुले ने राहुल गांधी को बताया योद्धा। ओपी राजभर का बड़ा बयान, माफिया ब्रजेश सिंह को गाजीपुर से चुनाव में उतारने की तैयारी। भारत में स्थायी तौर पर बंद हुआ अफगानिस्तान का दूतावास, भारत सरकार की ओर से लगातार चुनौतियों का सामना करने के चलते लिया गया फैसला। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का इस वक्त की अहम अपडेट। उत्तरकाशी से आपको दिखा रहे हैं ऑगर मशीन के सामने आई फिर से नई बाधा। लोहे के पाइप सामने आने से थमी है ऑगर मशीन। आपको बता दें उत्तरकाशी के टनल हादसे से जुड़ी अहम अपडेट आपको दिखा रहे हैं। 47 मीटर तक ड्रिलिंग का काम पूरा हुआ है, सिर्फ 10 मीटर की ड्रिलिंग होना शेष बचा है। इस बीच एक बार फिर से ये नई बाधा सामने आई है, ऑगर मशीन में एक बार फिर से खराबी आई है। तो उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी अहम अपडेट आपको दिखा रहे हैं। लोहे के पाइप के सामने 47 मीटर तक ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। इस वक्त की अहम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी हुई सिर्फ 10 मीटर की ड्रिलिंग होना बाकी है। इस दौरान कई बार बाधाएं भी आई हैं। ऑगर मशीन के सामने फिर से एक नई बाधा सामने आई है। इस वक्त की अहम अपडेट आपको दिखा रहे हैं। लोहे के पाइप सामने आने से थमी है ऑगर मशीन। तो 47 मीटर तक ड्रिलिंग का काम पूरा हुआ है। इसके बाद अब फिर से बाधा सामने आई है। आपको बता दें, जिस तरीके से टनल का मलबा नीचे गिरा है और उस मलबे में भारी मात्रा में लोहा इस्पात इस्तेमाल किया गया था, अब वही लोहा इस्पात ड्रिलिंग मशीन को चलने में बाधा पैदा कर रहा है। जिस तरीके से मलबा नीचे आया है, अब उस मलबे को साफ करने में भारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से ड्रिलिंग में बार बार कभी लोहे की रॉड सामने आ जाती, कभी सरिया, कभी पाइप, तो ये मलबा बार बार ड्रिलिंग की मशीन में डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है। तो लगातार बाधाएं पैदा हो रही हैं और 47 मीटर तक ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से नई बाधा सामने आ गई। हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सीधा उनके पास चलेंगे और इस वक्त की अहम अपडेट को उनसे जानेंगे, अपने दर्शकों को इस अहम अपडेट से रूबरू कराएंगे। राजेश जी, जिस तरीके से अभी फिर से बताया जा रहा है कि बाधा फिर से एक नई बाधा सामने आई है, अब क्या हुआ है इस वक्त? नई समस्या क्या आई है? क्या फिर से ड्रिलिंग का कार्य रुक गया है? बिल्कुल मनोज, मैं बता दूं कि ड्रिलिंग का कार्य जो है वो रुक चुका है और पूर्ण रूप से अभी फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि समस्या जो है वो बेहद जटिल आ रही है। क्योंकि बार बार टनल में जब भी ऑर्गन मशीन द्वारा जो पाइप को अंदर डाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बार बार जो है बड़े बोल्डर और साथ में सरिये और कुछ स्टील के पाइप जो है वो लगातार आ रहे हैं। और इसी वजह से जो प्रोसीजर है, क्योंकि अभी इससे पहले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे पहले भी यही प्रकरण लगातार चल रहा था और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा जो है वो हम लोगों को अवगत किया जा रहा था कि बार बार जो है ड्रिल यानी कि जो पाइप के आगे जो है वो और पाइप के आगे जो है सरिये और स्टील जो है वो आ रहे हैं और इसीलिए उसको कटर से जो है काटा जा रहा है। देखिए, पाइप जो डल रहा है और एक माध्यम वही है जो पाइप के आगे जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको रुकावटें जो आ रही हैं
उसको क्लीन करने का काम जो है वो किया जा रहा है। और 2 मैन कटर जो है वहाँ पर वो मौजूद हैं। और क्योंकि सबसे बड़ी टिपिकल दिक्कत जो आ रही है इस समय ये देखने को मिल रही है मनोज की स्थिति ये है कि जब अगर कुछ चीज़ रुकावट आ रही है, चाहे वो बोल्डर हो या फिर कोई पाइप हो या कोई सरिया बीच में आ रहा है, रुकावट बन रहा है, जो श्रमिकों से और जो रेस्क्यू टीमें हैं उनसे संपर्क बनने में जो चीज़ रुकावट आ रही है, तो कहीं ना कहीं जब वो कटर द्वारा उनको काटा जा रहा है तो जो पाइप से ही मजदूर जो है, जो कटरमैन है, वो वहाँ पर पहुँच पा रहे हैं और वहाँ पर कटरिंग का जो काम किया जा रहा है उसके बाद वहाँ पर धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है, फोग ज़्यादा हो रहा है और स्मेल ज़्यादा आ रही है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत जो है वो टेक्निकल जो लोग हैं वो उनको दिक्कत आ रही है। और साथ में जो मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर लगातार टनल में जो कोई भी रेस्क्यू में कोई रुकावट आ रही है उसको जो है सरिया काटने का काम करें या फिर बॉर्डर को काटने का काम करें, तो उनके सामने ये दिक्कत आ रही है कि उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। अब अभी तक की स्थिति की बात करें तो मनोज, सबसे बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि सिलकारा टनल पे लगातार रेस्क्यू का ऑपरेशन का काम जो है वो चल रहा है, लेकिन रुकावट अभी फ़िलहाल काम बंद कर दिया गया है क्योंकि दोबारा फिर यही रुकावट पैदा जो हो चुकी है, क्योंकि दोबारा जो है सरिये जो है उसके बीच में आ चुके हैं, बाधा बन चुके हैं और दूरी बहुत निश्चित मतलब बहुत सीमित है, मतलब बहुत कम दूरी जो है वो मनोज बची हुई है। लगभग अगर बात करें तो 7 मीटर की दूरी जो है वो बची हुई है और जो बची हुई दूरी में बार बार जो ऑर्गन मशीन है उससे साथ ड्रिल किया जा रहा है, लेकिन जैसे वो प्रेशर नहीं ले रही है, कोई प्रेशर हार्ड लग रहा है तो मशीन को बंद करना पड़ रहा है क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 13 दिन आज समाप्त होने वाले हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन फ़िलहाल बंद हो चुका है। और अगली जो 14 तारीख की मतलब 14 दिन बाद की जो अगली सुबह किरण होगी, सबका प्रयास है कि जल्द से जल्द निकालने का किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो बाधाएं हैं वो कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी टिपिकल स्थिति जो है इस समय बन चुकी है। और अब जो एक्सपर्ट की राय है, क्योंकि हमने ब्रेकिंग चलाई है, अपने दर्शकों को ये बताया है कि अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन बंद हो चुका है और कारण अब ये भी बता रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि अब जो है शायद संभवतः जो टेक्निकल है उनका ये मानना है कि अब फिलहाल जो है मशीन आगे शायद कि नहीं ड्रिल करे, मैनुअली जो है मशीन के द्वारा नहीं, मैनुअली ही जो है उसको खोदने का काम किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट इस समय आ रही है सिलकारा जो टनल के बाहर जिस समय तो हम मौजूद हैं वहाँ से ये अपडेट है कि जो अब जब तक जो पाइप ड्रिल किए जा रहे थे, जो पाइप जो है ऑर्गन मशीन से डाले जा रहे थे, बार बार रुकावट आ रही है, कभी सरिया आ रहा है, कभी कोई बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं जिसको काटने का काम किया जा रहा है। 2 मैन कटर वहाँ पर मौजूद हैं, उनको धुएं की वजह से बड़ी सफोकेशन हो रही है, वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो बार बार 2-2, 2.5, 3-3 घंटे जो है ब्रेक लगाया जा रहा है, रोका जा रहा है काम को, राहत बचाव कार्यों में रुकावट आ रही है। वरना ये काम जो है शायद हो सकता है 24 घंटे पहले हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं जितना समय बीतता जा रहा है तो उतनी रुकावटें जरूर आ रही हैं। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि जब लास्ट समय पे जब चीज़ें ऐसी हो रही हैं तो कहीं ना कहीं नज़दीकियाँ भी बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, अब नज़दीकियाँ बहुत नज़दीक रह चुकी हैं। 7 मीटर का पाइप जो है 7 मीटर बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, लेकिन कहने के लिए जिस तरीके से अभी तक हम लोगों ने या रेस्क्यू की टीमों ने जो काम किया है उसके हिसाब से ये 7 मीटर ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा लंबा समय जो है वो बीतता जा रहा है। निश्चित रूप से 24 घंटे हो चुके हैं, 24 घंटे पहले भी यही रिजल्ट था कि बाद 7 मीटर पहले जो है कि रेस्क्यू की ड्रिल किया जा रहा है या तमाम चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन फिर अब एक बारी अपडेट यही आ रही है कि भैया कि दोबारा जो है टनल में जो ऑर्गन मशीन है उसके द्वारा दोबारा पाइप खिसकाया जा रहा है। लेकिन बार बार दिक्कत यही आ रही है मनोज कि आगे कुछ ना कुछ रुकावट हो रही है और रुकावट का सलूशन जो है वो लगातार सलूशन जो है एक्सपर्ट निकाल रहे हैं। अब ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि शायद कि अब कि जो है ड्रिल मशीन या ऑर्गन मशीन का यूज़ ना किया जाए, क्योंकि बहुत करीबी डिस्टेंस जो है वो रह चुका है श्रमिकों के साथ। अब क्या है कि मैनुअली उसको साफ़ करने का काम या कि पाइप डाले जाएंगे, वेल्ड किए जाएंगे, जैसे जैसे टनल थोड़ा बहुत साफ़ होगा, ज़्यादा मलबा होगा या जो सरिये आ रहे हैं या बोल्डर आ रहे हैं उनको हटाया जाएगा। फिलहाल देखिए स्थिति ये है कि अभी समय लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
कि अभी तक की अपडेट यही हो रहा था कि रात के 12 बजे जो है टनल से संपर्क हो जाएगा उन श्रमिकों का, 1 बजे तक हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से काम बंद किया गया है, रेस्क्यू टीमें जो है इस समय रेस्ट पर हैं कहा जाए, क्योंकि 24 घंटे जो है वर्किंग हो रही है। तमाम एक्सपर्ट जो है अपना दिमाग लगा रहे हैं कि किस तरीके से इस टनल के अंदर जाया जाए और किस तरीके से इन लोगों को निकाला जाए। लगातार पुष्कर सिंह धामी 3 से 4 दिन हो चुके हैं। धामी जो है इस समय लगातार जो है टनल पे रोड डेली उनकी एक्टिविटी है। आज भी वो यहीं रुके हुए हैं। आज भी पूरी जो अभी समीक्षा बैठक थोड़ी देर पहले उन्होंने 1 घंटे करीबन ली और उसके बाद निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जा रही है कि कोई ना कोई विकल्प, कोई ऐसा ना रास्ता या कोई भी किसी तरीके, क्योंकि इतने बड़े मतलब कहते हैं, कहावत है भी है, आपने सुनी होगी मनोज की, हाथी निकल गया लेकिन बस पूंछ रह गई। तो पूंछ वाला समीकरण जो है वो यहाँ साफ तौर पर देखने को मिलता है कि पूरा हाथी तो निकल चुका है, सिर्फ रुकावट जो है छोटे से काम पे रह रखी है। लेकिन कहने का मतलब कि पूरा भी प्रकरण पूरे इतने 13 दिन और मतलब कल का दिन 14 दिन हो जाएंगे। 14 दिन से लगातार दिवाली से लेकर अभी तक का जो प्रकरण है वो लगातार एक कहीं ना कहीं श्रमिकों के लिए जितने दिन बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंताएं भी जरूर बढ़ रही हैं। हालांकि देखिए तमाम सुविधाएं जो हैं उनको दी जा रही हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं 6 इंच के पाइप से लगातार बनी है। जो 4 दिन पहले पड़ा था उससे लगातार उनके जो परिवारजन हैं उनसे संपर्क हो रहा है। तमाम जो चाहे जनरल हम वीके सिंह की बात करें तो वो लगातार उसी पाइप के द्वारा फेस टू फेस बात कर रहे हैं। उनके जो परिवार वाले हैं वो फेस टू फेस बात कर रहे हैं। और जितनी भी सबसे बड़ी राहत वाली बात यह है मनोज की, सबसे संपर्क हो पा रहा है और सब लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो रही है तो मेडिकल से लेकर तमाम सुविधाएं जो है टनल के इस छोर जहां पर हम लोग खड़े हैं यहां से पूरी सुविधाएं जो है उनको उपलब्ध कराई जा रही है। अब सिर्फ ये है कि वो भी यही कह रहे हैं कि अगर आप कहें तो देखिए, एक मैसेज ये भी आया था उनके परिवार वालों का कि अगर आप लोग कहें तो हम इधर से खोदना शुरू कर दें, मतलब जहां पर वो श्रमिक फंसे हुए हैं। लेकिन देखिए रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि एक्सपर्ट की जो टीमें हैं उनका ये कहना है कि अभी आप कुछ मत छेड़िए। जैसे टनल में थोड़ा सा और पाइप जो है चला जाए, एंट्रेंस कर ले, जो रुकावटें हैं, सरिये हैं या कोई चीज़ें हैं वो अगर क्लियर हो जाए तो फिर जो है कहीं ना कहीं जो है कनेक्टिविटी उन 41 श्रमिकों से मिल जाएगी। और उसके बाद जो एक बड़ा अभियान युद्ध स्तर के तौर पे जो देखा जा रहा है, पूरे देश और दुनिया की निगाह जो है ये सिलकारा टनल पर इस समय मौजूद है। और घर वाले जो उनके परिवारजन हैं वो 13-14 दिन से यहीं पर बैठे हैं मनोज। और वो लगातार जैसे हमने अपने दर्शकों को पहले भी दिखाया, उनसे बातचीत की, उनकी सिर्फ निगाह हमेशा हम देखते हैं कि जब भी उनसे बात करते हैं तो उनकी निगाह टनल के उस छोर पे होती है। और वो यही इंतज़ार करते हैं कि कोई भी अधिकारी, कोई भी छोटा बड़ा, कोई भी उनके सूत्र के हिसाब से जो है कोई भी आए और सिर्फ एक इतना सा मैसेज मिल जाए कि बस अब आ रहे हैं, बस खुल गया है द्वार। तो ये कहीं ना कहीं एक उत्तेजना जो है वो बनी हुई है। और हम लोगों की भी एक एक्साइटमेंट जो है वो इस बात का बना है कि कब एक खुशखबरी इस टनल के बाहर से निकले और हम अपने दर्शकों को देश और दुनिया के जो निगाहें बनी हुई है उस पर एक विराम लगे कि सिलकारा टनल का जो ऑपरेशन है वो अब समाप्त हो गया है। हम ये कहने के लिए हम खुद विचलित हो रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं समस्या जिस तरीके से बढ़ रही है तो ये अभी कहा जा सकता है कि मनोज की अभी थोड़ा और समय लगेगा। और संभवतः यह है कि दिन यानी कि कल दोपहर बाद जो है एक बड़ी खुशखबरी जो है वो टनल के बाहर से मिलेगी। बड़े टनल के बाहर से एक तस्वीरें ऐसी मिलेंगी कि जो 40 भाई हमारे जो श्रमिक हैं, जो लगातार जिंदगी और मौत की जो है संघर्ष लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जब तस्वीरें दिखेंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। और पूरी देश और दुनिया जिस तरीके से यहाँ से दवा जरूर दी जा रही है, लेकिन दुआओं का जो दौर है वो पूरा देश भर के लोग जो देखने को मिल रहे हैं कि देश भर के लोगों के मैसेज आ रहे हैं। हवन से लेकर तमाम पूजा अर्चना जो है यहाँ पर की जा रही है। आज भी टनल पर जो है लगातार जो देवताओं को मनाने का प्रयास है वो तक किया गया है कि कहीं कोई देवता नाराज ना हो। जो पहाड़ी संस्कृति है उसके हिसाब से कई लोगों का मानना था कि यहाँ पर कोई देवता है, उनकी वजह से ये ऐसा बाधित काम हो रहा है और इसी वजह से इतना बड़ा रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो लगातार सिलकारा टनल पर चल रहा है। देखिए जिंदगी की जंग जो है वो लगातार उत्तरकाशी के सिलकारा टनल पे लगातार चल रही है और
तमाम टीमें, देश के प्रधानमंत्री जो है वो लगातार पल पल की रिपोर्टिंग जो है वो खुद स्वयं जो है पुष्कर सिंह धामी से ले रहे हैं। खुद केंद्रीय मंत्री की बात करें तो विपिन जो है निश्चित रूप से राजेश जी, जिस तरीके से केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, पूरी व्यवस्था उन्होंने उपलब्ध कराई है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू हो और हमारे 41 जो मजदूर हैं वो बाहर आ सके। पूरा देश इसके लिए दुआएं भी कर रहा है और हम आप अभी दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि जो काम करना है वो रेस्क्यू टीम को करना है और वो बखूबी वो लोग काम कर रहे हैं। बाधाएं जरूर आ रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग कामयाब जरूर होंगे। के न्यूज़ महा कवरेज लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और हमारे ब्यूरो हेड, उत्तराखंड के ब्यूरो हेड राजेश वर्मा जी ने पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है और अभी भी पहुंचा रहे हैं। सर्दी का टाइम है, काफी टेम्परेचर वहां गिर जाता है रात के वक्त। ऐसे में इस स्थिति में भी खड़े होकर हमारे दर्शकों तक पल पल की अपडेट हमारे ब्यूरो हेड राजेश वर्मा जी के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। राजेश वर्मा जी, आपका बहुत तो शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक बारीकी से पहुंचाने के लिए। देश की बात में रुकेंगे यहाँ एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। तो देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता में मोगरा की 2 छात्राओं कुमारी मान्या यादव और कुमारी पल्लवी यादव कक्षा 9वीं के प्रोजेक्ट का चयन निर्णायक मंडल के द्वारा किया गया है। डॉक्टर फरहान अली, डॉक्टर श्रीकांत जायसवाल आकस्मिक रूम सोया मिल्क रूम कम के द्वारा के नेतृत्व में जिला स्तरीय प्रतियोगिता 20 नवंबर को सिपेट स्याही मुड़ी में आयोजित की गई थी, जिसमें सेजेस के गाइड टीचर सुश्री विशेषा वाजपेयी के मार्गदर्शन में उपरोक्त छात्रों ने मुनगा का आयुर्वेद में उपयोग विषय पर प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया है। राज्य स्तर में प्रस्तुत करने हेतु निर्णायक मंडल द्वारा चयनित किया गया है। जूनियर वर्ग में जिला स्तर पर मोगरा स्कूल के छात्रों का प्रोजेक्ट चयनित होना विद्यालय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हमारा एक रैली निकला था, तो हमारा मेन डेस्टिनेशन था प्राथमिक चिकित्सा जो वहाँ पर है। तो हमने वहाँ पर देखा कि डॉक्टर प्रेरणा गर्ग मैम ने एक पेशेंट को मुनगा भाजी खाने के लिए प्रेरित करी थी। तो हमने सोचा कि उसमें है क्या, तो उनको बोल रही थी। तो हमने आके मैम से डिस्कशन की, तब जाके हमने सोचा कि इसमें प्रोजेक्ट बनाया जाए। हमारा एक रैली निकला था, तो हमारा मेन डेस्टिनेशन था प्राथमिक चिकित्सा जो वहाँ पर है। तो हमने वहाँ पर अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोरबा जिला के कटघोरा थाना इलाके के रामपुर गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक ही घर के 2 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चों की उम्र 13 वर्ष बताई गई है। हालांकि काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को गोताखोरों ने तालाब से बाहर निकाल लिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विगत दिवस को कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 बच्चे अचानक खेलते खेलते यहाँ पे आ गए थे और नहाने की इच्छा रख रहे थे, इसकी जानकारी मिली हुई है। दोनों डूबने के कारण मौत हुई, जिसकी एक बॉडी कल मनीष नाम का है, उसको कल खोज लिया गया था और आज प्रातः काल में ही SDRF और पुलिस बल के द्वारा उसे भी खोज लिया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गढ़ाकोटा से है, जहां बीते रात 2 पक्षों में बवाल हो गया। आपको बता दें, पुलिस मौके पर पहुंची, जहां विवाद के दौरान गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। घटनास्थल पर बिना नंबर की गाड़ी क्षतिग्रस्त हालत में मिली थी। क्षतिग्रस्त गाड़ी की जांच करने पर उसमें 2 देसी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियार और कार को जब्त किया है।
रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी थी घटनास्थल पर। उसकी तलाशी में 2 पिस्टल और 6 राउंड मिले हैं और इस पर एक पृथक से अपराध कायम करके उसकी विवेचना की जाएगी। उसमें अभी आरोपी उसके अज्ञात है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सागर से अगली अहम खबर है। विगत दिनों रहली विधानसभा के गढ़ाकोटा में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल और उसके सहयोगियों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल शहर के सिविल लाइन स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकारों से रूबरू हुई। उन्होंने मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ कई आरोप भी लगाए हैं और कहा है कि मंत्री गोपाल भार्गव सर रखकर माफी मांगे, साथ ही प्रदेश की सभी महिलाओं से माफी मांगे। मंत्री गोपाल भार्गव ने मेरे खिलाफ अभद्र भाषा और अपशब्द कहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तत्काल ही मंत्री गोपाल भार्गव को भाजपा की सदस्यता से निष्कासित करे और उनके सभी पदों से इस्तीफा ले। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम दिल्ली में पहुंचकर आमरण अनशन करेंगे। नगर में वो 18 नवंबर को जो शाम को घटना घटी, दादा मेरे बाजू में खड़े हुए दादा अर्जुन सिंह ठाकुर और बड़े भैया देवेंद्र सिंह मिंटू चौरा, हम लोग वहाँ पर उपस्थित थे। ये सारी घटना हुई, पूरे मध्य प्रदेश ने देखा क्या हुआ। तो उस घटना की रात्रि में गोपाल भार्गव जी एक बयान देते हैं कि वो महिला यहाँ पर क्या कर रही थी, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आकर क्या कर रही थी। फिर उन्होंने एक दूसरा बयान दिया कि वो नेता जो है वो हनीमून मनाने के लिए यहाँ पर गढ़ाकोटा आए थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि गढ़ाकोटा क्या केवल उनका अधिकार क्षेत्र है? मैं प्रत्याशी हूँ, उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ी, क्या मैं गढ़ाकोटा नहीं आ सकती? इस तरीके से 75 साल के व्यक्ति जो एक जिम्मेदार पद पर हैं, मंत्री हैं, 20 साल से मंत्री है, 40 साल से विधायक हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और इस तरीके से आपत्तिजनक बयान देना, मुझे लगता है कि उनको शर्म आनी चाहिए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर गढ़ाकोटा से है, जहां बीते रात 2 पक्षों में बवाल हो गया। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जहां विवाद के दौरान गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। घटनास्थल पर बिना नंबर की क्षतिग्रस्त हालत में गाड़ी मिली है। क्षतिग्रस्त गाड़ी की जब जांच की गई तो उसमें देसी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस मिले हैं। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियार और कार को जब्त किया है। नगर में वो 18 नवंबर को जो शाम को घटना घटी, रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी थी घटनास्थल पर। उसकी तलाशी में 2 पिस्टल और 6 राउंड मिले हैं और इस पर एक पृथक से अपराध कायम करके उसकी विवेचना की जाएगी। उसमें अभी अब रुक करेंगे अगली खबर का। ढिंडोरी से अगली अहम खबर है। ढिंडोरी कलेक्टर विकास मिश्रा की विशेष पहल से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के बीच वैगाचक क्षेत्र में जिला प्रशासन के द्वारा मेगा स्वास्थ्य कैंप लगाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना है। आपको बता दें, गौरा कन्हारी में 22 नवंबर 2023 को स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा रीवा प्रोजेक्ट के तहत कुपोषित बच्चे, सिकल सेल एवं टीबी के मरीजों की जांच हेतु मेगा स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। वहीं कैंप में दूर दराज से गांवों से पहुंचे ग्रामीणों का इलाज और जांचें की गईं। इस दौरान लगभग 1000 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर जांच किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी स्वास्थ्य जाँच कराई। वहीं शिविर में पहुंची स्कूल छात्राओं ने बताया कि इस तरह के स्वास्थ्य संबंधी शिविर लगने से जनता को लाभ होता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सिरसा से है, जहां नाथूसरी चौपटा क्षेत्र के पास श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई है। आपको बता दें, ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 4 श्रद्धालुओं की दुखद मौत हुई है। आपको बता दें 20 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि श्रद्धालु पंजाब के पातड़ा मंडी से राजस्थान के गोगा मेड़ी धाम के लिए जा रहे थे। ट्रैक्टर ट्राली में महिलाएं पुरुषों सहित 40 लोग सवार थे। घायलों को नाथूसरी चौपटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा गया, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में नागरिक अस्पताल से रेफर कर दिया गया। चाबी नहीं
ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पटियाला के मिश्री बाजार गुड़ मंडी में श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव मंदिर कमेटी की तरफ से बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बाबा जी का श्रृंगार बेंगलुरु से कारीगरों को बुलाकर करवाया गया। वहीं फूलों से मंदिर को सजाने के लिए कोलकाता से फूल मंगवाए गए। मंदिर कमेटी के सदस्यों की तरफ से पिछले कई दिनों से बाबा श्याम के जन्म उत्सव को लेकर तैयारियां की गई थी। फूलों से भव्य दरबार सजाकर बाबा की पूजा अर्चना की गई। दूर से भक्तों ने पहुंचकर खाटू श्याम बाबा की हाजिरी लगाई और बाहर से आई हुई भक्त जनों की कीर्तन मंडली ने बाबा के गुणगान भी गाए और नाच गाकर बाबा की पूजा अर्चना की। ਇਹ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਾਵਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਉਠ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮਾ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹ ਦੇਵਉਠਨੀ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਮਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਵਉਠਨੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। शुगर मिल पनियार में मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पनियार शुगर मिल लेबर यूनियन गुरदासपुर के अध्यक्ष ने बताया कि मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर शुगर मिल पनियार के जीएम के कार्यालय के बाहर धरना दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांग है कि ठेका प्रथा खत्म किया जाए और वेतन सीधे कर्मचारियों के खाते में दी जाए। उन्होंने कहा कि जीएम चीनी मिल भी इस मौके पर मौजूद रहे, बातचीत की, लेकिन उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है। देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पुणे से है, जहां एनसीपी पार्टी पर अधिकार के लिए शरद पवार और अजित पवार गुट एक दूसरे के सदस्यों को अयोग्य ठहराने के लिए याचिकाएं दाखिल कर रहा है। शरद पवार गुट के बाद अब अजित पवार गुट ने लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष के पास शरद पवार को छोड़कर वंदना चौहान और फौजिया खान को भी राज्यसभा सदस्य की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि अजित पवार गुट ने लोकसभा में श्रीनिवास पाटिल और मोहम्मद फैजल की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। अयोग्यता याचिका से शरद पवार, सुप्रिया सुले, अमोल कोल्हे के नाम हटा दिए गए हैं। तो अयोग्यता याचिका से शरद पवार 3 लोगों के नाम को छोड़कर बाकी नामों की सदस्यता रद्द करने की मांग अजित पवार गुट की तरफ से की गई है। देश की बात में अब खबरें बिहार से हैं। खबर नालंदा से है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे हैं। उन्होंने पहली बार राजगीर में आयोजित जरासंध महोत्सव का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजगीर पहुंचते ही जदयू कार्यकर्ताओं एवं चंद्रवंशी समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया है। चंद्रवंशी समाज के लोगों द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पारंपरिक गदा भेंट की गई है। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार द्वारा मगध सम्राट जरासंध महाराज के 5226वें जन्मोत्सव के अवसर पर राजगीर में जरासंध महोत्सव का आयोजन किया गया। हमारे देश
विधायक ये सब परिक्रमा का संचार पूरे देश प्रदेश में आम आवाम में हो। राजगीर में मगध सम्राट महाराज जरासंध जी के 5226 जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में हम लोग शिरकत किए हैं। जरासंध महोत्सव के रूप में हम लोग बिहार सरकार मना रही है और इस शुभ अवसर पर हमारे लोकप्रिय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय नीतीश कुमार जी आए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के औरंगाबाद जिले में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, वायरल वीडियो नवी नगर थाना क्षेत्र की पिपरा पंचायत का है, जहां एक शख्स हाथ में 2 तमंचा लेकर बार बालाओं के साथ ठुमका लगाता नजर आ रहा है। इस शख्स का नाम रौनक सिंह उर्फ सोनल बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तमंचे के संग डांस करने स्टेज पर पहुंचे शख्स को देखकर बार बालाओं में वह दिखा। मामले में औरंगाबाद सदर एसडीपीओ मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने बताया कि वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामला प्राथमिकता से दर्ज कर लिया गया है और पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। और इस संबंध में नवीनगंज थाने में कांड दर्ज है और उसको जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करेंगे और उनको जेल भेजेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जनपद बहराइच से है, जहां के कोतवाली नगर इलाके में 16 और 17 नवंबर की रात में हुई गैंगरेप की वारदात का पुलिस ने सफल अनावरण किया है। घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बहराइच के जरवल रोड थाना क्षेत्र की निवासिनी लड़की अपने मां के घर आई हुई थी। वापसी के बाद जब उसने ई रिक्शा का सहारा लिया तो ई रिक्शा चालक ने उसे पहले अपने झांसे में लेकर अपने घर ले गया। उसके बाद उसने अपने साथी के साथ मिलकर लड़की के साथ पूरी रात हैवानियत की। इस दौरान लड़की की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल के पास छोड़कर वो वहां से फरार हो गया। अस्पताल में सुबह होश आने पर लड़की द्वारा अपने परिजनों को फोन पर सूचित किया गया और डॉक्टरों द्वारा मौके पर पुलिस को भी बुलाया गया। मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों पर धारा 376, 366/342 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए इसके खुलासे के लिए 6 टीमें गठित की गई। एसपी प्रशांत वर्मा के द्वारा तत्परता से इस मामले को निपटाने के लिए 6 टीमें गठित की गई। वहीं एसपी ने बताया कि शहर के दरगाह थाना क्षेत्र के मोहल्ला सलारगंज के हसन नगर निवासी सोनू उर्फ 50 पुत्र अली हसन ने चालक के साथ मिलकर दुष्कर्म किया था। ऑटो चालक को पुलिस ने 3 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर था। एसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। शुक्रवार सुबह उसे नेपाल सीमा से अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी, सीओ सिटी राजीव सिसोदिया की देखरेख में एसओजी प्रभारी राजकुमार पांडे और कोतवाली नगर की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक अभियुक्त बबलू पुत्र अली अहमद निवासी नई बस्ती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और वहीं दूसरा मुख्य आरोपी सोनू उर्फ 50 को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जनपद बहराइच में दिनांक 17/11/2023 की 16/17 की रात को एक घटना हुई थी, जिसमें एक युवती को 2 ऑटो चालकों ने बहला फुसला करके जो है उसको एक होटल में कमरा दिलाने के नाम पे अपने घर लेके चले गए और वहाँ पर दुष्कर्म किया था। इस संबंध में एक आरोपी को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था और दूसरे आरोपी को आज गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इस आरोपी का नाम सोनू उर्फ 50 पुत्र अली हसन है और इसे जो है गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सर
अगली खबर की ओर, राजौरी में आतंकियों से लड़ता हुआ अलीगढ़ का बेटा सचिन लौर शहीद हो गया। आपको बता दें, सचिन लौर अलीगढ़ के टप्पल इलाके के नगरिया गैरोला का रहने वाला था। मृतक का पार्थिव शरीर अलीगढ़ नहीं पहुंचा है, जिसका परिजन व ग्रामीण बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इलाके में भी शोक की लहर छाई हुई है। बलिदानी जवान सचिन का आज अलीगढ़ में सैनिक सम्मान से अंतिम संस्कार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 8 दिसंबर को सचिन के सिर पर सेहरा सजना था, लेकिन उससे पहले ही सचिन राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया। आपको बता दें कि राजौरी के कालाकोट के बाजी मॉल में हुई मुठभेड़ में आतंकियों से लोहा लेते हुए सेना के 9 पैरा कमांडो रेजिमेंट के 2 अधिकारियों सहित 4 जवान शहीद हो गए। इसमें नगरिया गैरोला के पैरा कमांडो सचिन भी शामिल हैं, जिनकी उम्र महज 24 साल है। सचिन की मौत की खबर सुनते ही परिजन बेसुध हो गए। वहीं आसपास गांव के लोग बलिदानी सचिन के घर पहुंचकर परिवारीजनों को सांत्वना दी। मेरा पारिवारिक भतीजा सचिन कुमार आज राजौरी में शहीद हो गया। वो मार्च 2019 में भर्ती हुआ था रज राइफल में। उसके बाद में वो पैरा कमांडो में 2021 में चला गया। आज उनके साथ आतंकवादियों के साथ सुबह ऑपरेशन करते समय आज उसको वह शहीद हो गया। अगली अहम खबर कानपुर से है, जहां देश के अमन चैन के लिए पैदल हज यात्रा पर निकले केरल के हाजी सिहाब चित्तूर कानपुर पहुंचे हैं। कानपुर आगमन के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष यूसुफ अजीजी ने उनका स्वागत किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए हाजी सिहाब चित्तूर ने बताया कि कई देशों से यात्रा करते हुए कानपुर पहुंचे हैं। अच्छा सुकून से 1 साल का 17 दिन सफ़र हमारा इंडिया से मक्का तक मदीना तक 8640 किलोमीटर। अल्हम्दुलिल्लाह 6 कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी। आप कई देशों से गुजरे हैं, कैसा प्यार मिला आपको उन देशों में? सब देशों अच्छा सपोर्ट किया। हमारा इंडिया में भी केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हर जगह में पुलिस, सरकार सब अच्छा सपोर्ट किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हजरत इमाम हुसैन की याद में हुसैनी फेडरेशन कानपुर के रजवी ग्राउंड परेड पर अपना 49वां इजलास 26 नवंबर को करने जा रही है। इसकी जानकारी संस्था के संरक्षक मुंसिफ अली रिजवी ने कानपुर प्रेस क्लब में वार्ता के दौरान दी। इस कार्यक्रम में देश भर के कई महान विद्वान आकर हजरत इमाम हुसैन की करबला में दी गई कुर्बानी और उनकी जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। संस्था के द्वारा हजरत इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि दी जाएगी। फेडरेशन रजिस्टर कानपुर हर साल हुसैन दिवस समारोह का आयोजन रजवी ग्राउंड परेड कानपुर में करता है। अब की 49वां कार्यक्रम जो है वो 26 नवंबर इतवार को है। इसमें देश के विख्यात मौलाना, शायर, कवि सब भाग ले रहे हैं। देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के नैनीताल से अगली खबर है। नैनीताल स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने, आम जनमानस की सुरक्षा व आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के मकसद से जनपद नैनीताल में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नितिन लोहानी क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन नैनीताल के पर्यवेक्षण में पर्यटन नगरी नैनीताल के विभिन्न क्षेत्रों में औचक रूप से बृहद सत्यापन अभियान चलाया गया। सत्यापन अभियान के दौरान
45 भवन स्वामियों द्वारा अपने भवनों में निवासरत किराएदार श्रमिकों का लंबे समय से सत्यापन नहीं कराए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार 83 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत प्रति मकान स्वामी के विरुद्ध 10-10 हज़ार रुपए के चालान काटे गए। तो वहीं 81 किराएदार श्रमिकों जो बाहरी जनपदों राज्यों से आकर यहां लंबे समय से किराए के भवनों में निवास कर रहे थे एवं पुलिस की सत्यापन प्रक्रिया को नहीं कराया था, उन सभी के चालान काटे गए हैं। एसडीओ नैनीताल ने आम जनता से अपने यहाँ निवासरत किराएदारों, मजदूरों, घरों में नौकरी करने वालों का सत्यापन कराने की अपील की है। ये सभी लोग व्यवस्था में सहयोग करें और अपने सत्यापन कराएं। इनके यहाँ पर जो भी किराएदार रह रहे हैं कृपया उनका सत्यापन कराएं। आज नैनीताल सर्कल में पहले जो सुबह के टाइम पे मलीताल क्षेत्र में और अभी दिन में तलीताल क्षेत्र में पूर्ण रूप से सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। इसमें जिन लोगों का सत्यापन नहीं हुआ है, जो मकान मालिक हैं, जिनके किराएदार रहते हैं, तो उसमें हम 83 पुलिस एक्ट के चालान के माध्यम से कार्रवाई कर रहे हैं। जिन लोगों के सत्यापन हो गए हैं और रिन्यू नहीं कराए गए हैं, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। तो इस चीज़ को बहुत वृहद स्तर पर लिया जा रहा है और आने वाले टाइम में इस तरह के और भी अभियान चलाए जाएंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तराखंड से है, जहां पौड़ी जिले के चौबटा खाल विधानसभा क्षेत्र के पोखड़ा ब्लॉक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने क्षेत्रवासियों को 13 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं की सौगात दी है। कैबिनेट मंत्री जनता इंटर कॉलेज तिलखोली पोखड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। आप सबको ज्ञात होगा कि महाराज जी जो है यहाँ तिलखोली क्षेत्र में बहुत दुर्गम क्षेत्र है ये, और जिस प्रकार से यहाँ रोडों का जाल बिछाया जा रहा है, ये महाराज जी के लिए मैं अपनी पोखरा की जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस प्रकार से जो है हमारे गांव में रोड जा रही है, जिससे हमारे जो गांव के लोग हैं उनको काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं। अपनी सामान्य जनता की ओर से तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो पोखरा हमारा काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है और इस प्रकार से जो विकास कार्य हो रहे हैं काफ़ी तीव्रता से, और रोडों का जो जाल बिछाया जा रहा है, चाहे हमारे पंपिंग योजनाएं हों, घर घर नल जो मतलब सरकार द्वारा ये जो कार्यक्रम चल रहा है, तो ये जो है अंतिम व्यक्ति तक जो ये योजनाओं का लाभ पहुंचा है, इसके लिए मैं अपनी सम्मानित जनता की ओर से महाराज जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहती हूँ। कोलाखाल 2 से हम कोलाखाल 1 में जा रहे हैं। ये रिंग रोड बन गया है, अब आप सीधे यहाँ कोलाखाल 2 से कोलाखाल 1 में जा सकते हैं और इसकी कनेक्टिविटी हो गई है। नहीं तो लोगों को पूरा संगला कोठी का चक्कर लगा के आना पड़ता था, तो ये यहाँ के लिए एक फॉसिल फ्यूल की सेविंग भी हो गई है और ये आपस में कोलाखाल 1 कोलाखाल 2 की कनेक्टिविटी हो गई है। इसके साथ साथ कोलाखाल 1 से लेकर के आप जयकोट जा सकते हैं और दुनाव में जाके पहुंच सकते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र जो है आच्छादित हो गया है। अभी भी बरसुंडा में पेयजल योजना हमारी जो बन रही है, पूरे हमारे सारे गांवों को आच्छादित करेगी पेयजल से। उसके साथ साथ बरसुंडा मोटर मार्ग भी बन रहा है ताकि लोगों को मंदिर पहुंचने में सुविधा मिले। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड संस्कृति पर आधारित इगास पर्व उत्तराखंड में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्कर्ष जन कल्याण सेवा समिति की ओर से नगर निगम में इगास पर्व के मौके पर दीप प्रज्वलित किए गए। कार्यक्रम में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो लोक पर्व विलुप्त होते जा रहे थे, राज्य के अस्तित्व में आने के बाद वो अब परंपरागत पर्वों को बड़ी उत्साह के साथ वो लोग मना रहे हैं। अब इन पर्वों की पहचान पूरे देश में बन गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की तत्कालिक परिस्थितियों में दिवाली मनाने का एक तरीका था जिससे नई पीढ़ी दूर होती जा रही थी, लेकिन अब इन पर्वों के प्रति युवा पीढ़ी का भी लगाव बढ़ रहा है। इस मौके पर उन्होंने समूचे प्रदेशवासियों को इगास पर्व की शुभकामनाएं भी दी। लोक पर्व जो लुप्त होते जा रहे थे, राज्य के अस्तित्व में आने के बाद इन परंपरागत जो पर्व हमारे हैं इनको लोग बहुत उत्साह से मना रहे हैं और आज इसकी पहचान पूरे देश में बनी है। उत्तराखंड की तत्कालीन परिस्थितियों में दिवाली को मनाने का एक तरीका था और परंपराएं जो थी, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि धीरे धीरे नई पीढ़ी इससे दूर होती जा रही थी, लेकिन अब इससे नई पीढ़ी का लगाव उसी तरफ बढ़ा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी के सिलकारा में 41 मजदूरों के बीते 12 दिनों से फंसे
13 दिनों से फंसे होने के कारण उनकी मनोदशा पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इस संबंध में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने उनके टनल से बाहर निकलने के पश्चात उनकी मानसिक दशा को स्वस्थ रखने के लिए मनोचिकित्सक को महत्वपूर्ण बताया है। मनोचिकित्सक डॉक्टर नंदकिशोर का कहना है कि कई दिनों से टनल के माहौल में रहने के कारण मजदूरों को निकलने के पश्चात भी कुछ मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उनको कुछ दिनों तक दवाइयों की और मनोचिकित्सा की आवश्यकता होगी। जरूरी नहीं है कि वो लंबे समय तक मानसिक रूप से पीड़ित रहें, लेकिन यह संभव हो सकता है कि उनको बार बार इस माहौल के सपने आना और उस स्थिति में खुद को पाना जैसे भ्रम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों को बाहर आने के पश्चात उनके हाल पर छोड़ देने के बजाय उनका फॉलोअप करना जरूरी है। कि भीड़ का, छोटे स्पेस का डर, हाँ, लेकिन कुछ दिन उनको कुछ दवाइयों की, कुछ मनोचिकित्सा की आवश्यकता पड़ेगी और पूरी रिकवरी भी संभव है। वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएं या साइकेट्री के या मनोरोग के वो बन जाए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं, लेकिन बहुत दिन लगते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि बार बार वैसे ही सपने आना, वही सिचुएशन में, उन्हीं स्थितियों में अपने आप को पाना, वैसे भयानक सपने, इस तरह की कुछ स्थिति आ सकती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार टनल हादसे की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अपने फेसबुक पेज पर भी लिखा है कि सिलकारा उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग करने के साथ ही मातली में स्थापित अस्थायी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से सभी सरकारी कामकाज संचालित किए जा रहे हैं। बचाव अभियान गतिमान है और जल्द ही सारी बाधाओं को पार कर हम सभी श्रमिक भाइयों को सकुशल बाहर निकालने हेतु हम सभी प्रयासरत हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी के सिलकारा टनल में फंसे मजदूरों को यदि एम्स ऋषिकेश लाया जाता है तो श्रमिकों के इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश पूरी तरह तैयार है और डॉक्टरों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और अस्पताल प्रशासन ने श्रमिकों के बेहतर इलाज के लिए विशेषज्ञ टीमों का चिकित्सकों की 4 टीमें गठित की हैं। उत्तरकाशी से एम्स पहुंचाए जाने की स्थिति में श्रमिकों को एम्स के हेलीपैड से सीधे अस्पताल की ट्रॉमा इमरजेंसी में ले जाया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए एम्स अस्पताल प्रशासन के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर के डिजास्टर वार्ड सहित अस्पताल के अन्य एरिया में सभी श्रमिकों के लिए 41 बेडों की पर्याप्त व्यवस्था रखी गई है। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।